बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत पाकिस्तान भर से जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है और हर तरफ बहरान बहरान और बहरान है। महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है और बिजली के बिल आज भी जलाए जा रहे हैं। एहतजाज हो रहा है लेकिन टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा। लोग बिलक रहे हैं लेकिन टीवी पे नहीं दिखाए जाते। लोग महंगाई के हाथों, गुर्बत के हाथों तंग आ चुके हैं, लेकिन ये सारी खबरें आपको टीवी चैनल्स पर नजर नहीं आएंगी क्योंकि मना किया गया है कि इस हुकूमत के बारे में भी आपने कोई गलत बात नहीं करनी, क्योंकि पिछली जो 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद था उसके बारे में भी कहा गया बिल्कुल कोई बात नहीं करनी और सब अच्छा है दिखाना है। और अगर कोई बुराइयां दिखानी है तो वो पिछले 3.5 पौने 4 साल इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी बुराइयां आप दिखा सकते हैं, इनकी बुराइयां आप नहीं दिखा सकते। ये सेंसरशिप, ये पाबंदियां आज भी बरकरार हैं, बल्कि उससे 2 कदम आगे जा चुकी हैं। पहले जरा जमीनी हकाइक गली कूचों में हो क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। आज भी पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी और गुर्बत से तंग आए लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं, अपनी चीजें बेच के जाती इस्तेमाल की चीजें बेच के वो बच्चों की फीसें पूरी कर रहे हैं, कपड़े पूरे कर रहे हैं, बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और तो और अगर वो पैसे फीस अदा करते हैं तो सेहत खराब होती है, सेहत की तरफ जाते हैं तो बच्चों की तालीम ठीक करते हैं तो खाना एक वक्त का खाना तो दूसरे वक्त का खाना नहीं होता। ये है इस वक्त की सिचुएशन और रोना आता है बाकायदा तौर पे कि पाकिस्तान क्या था और हमने क्या बना दिया। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये इस वक्त भी जो हुक्मरान तबका है वो ये तसलसल आ रहा है। रजीम चेंज से लेके 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब से लेके आज 1.5 साल होने को है, ये तसलसल के साथ ये पॉलिसियां चल रही हैं और 1 पॉइंट एजेंडा है। 1 पॉइंट एजेंडा क्या है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करना है, कुचलना है। अगर जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कुचलना है तो उसका मतलब ये होता है कि आप 70% आबादी पाकिस्तान की, जो 70% वोटर है, आप उसको कह रहे हैं पाकिस्तान के 70% आवाम को इनको कुचलना है। तो ये कुचले नहीं जाएंगे क्योंकि ये दिन ब दिन जो गुस्सा है, नफरत है, वो ज्यादा उसमें इजाफा होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन इन लोगों को रिलीफ मिला हो। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं कि बहुत बातें की जा रही हैं, बंद कमरों में तवील इजलास दोबारा से शुरू हो चुके हैं और उन इजलासों में ये कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल ठीक कर देंगे और ये भी कहा जा रहा है कि 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से आएंगे, 25 अरब डॉलर यूएई से आएंगे, 25 अरब डॉलर कुवैत से आएंगे, 25 अरब डॉलर कतर से आएंगे, 100 अरब डॉलर आएगा और उसके बाद पाकिस्तान जबरदस्त हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हमारी ख्वाहिश है ये सब कुछ हो, बल्कि हम तो चाहते हैं 100 अरब नहीं 200 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन पहले जरा देखें कि क्या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि ये 100 अरब डॉलर या 50 अरब डॉलर ये आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते, क्योंकि उसके साथ ही मुसलसल जो हमारे दोस्त ममालिक एक बात कह रहे हैं, दोस्त ममालिक जिसमें चाइना भी शामिल है, वो मुसलसल एक बात कह रहा है कि आप अपने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, सियासी इस्तेहकाम लेके आए, अदम इस्तेहकाम खत्म करें। ये जो आपके पाकिस्तान में इस वक्त अनरेस्ट चल रहा है इसको खत्म करें, गैर यकीनी की सूरत हाल को खत्म करें। अगर आपने मुल्क बचाना है, पाकिस्तान की मईशत बचानी है तो पहले सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। लेकिन उनकी इन बातों को नहीं सुना जा रहा। वो चाइना के वजीर खारजा इस्लामाबाद में खड़े होकर कह चुके हैं बिलावल भुट्टो को साथ मिला के कि जनाब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए और तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह पे बैठें और बैठ के फिर आगे बढ़ें। लेकिन उसका असर ये लिया जा रहा है कि इमरान खान हो या इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए उनके कारकुन या लोग, उनको जेलों में डाला हुआ है और मुसलसल डाला हुआ है और उनको जेलों से निकलने नहीं दिया जा रहा। और इस वक्त एक बहुत बड़ी बात की जा रही है कि पहले जरा आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूं। चीनी की सूरत हाल ये है कि चीनी डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है, 210 रुपए चीनी हो गई है, 210 रुपए, कहीं 200 रुपए कहीं 210 रुपए, और ये मुसलसल इंक्रीज हो रहा है और फी किलो।
और ये 85 रुपए थी, 85 रुपए थी। तो ये 85 रुपए से जब इमरान खान साहब ने इक़्तिदार छोड़ा, जो कि बहुत पसंद नहीं था, जिसमें इकोनॉमी बिल्कुल कहते थे कि बदतरीन है, गवर्नेंस भी ठीक नहीं है, 85 रुपए 85 रुपए की चीनी किलो मिलती थी, और इस वक्त वो चीनी हो गई है 210 रुपए। ये है इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी, और कोई पूछने वाला नहीं। और इमरान खान साहब ने जब उनके दौर में ये शुगर माफिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और एक बाकायदा तौर पे तहकीकात हुई, FIA ने तहकीकात की, और तहकीकात पे जब अमल दरामद का वक्त आया और गिरफ्त करने के पकड़ने का वक्त आया, तो उस वक्त बाजवा साहब दरमियान में आए थे और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से कारोबार नहीं चलते, और उस वक्त फिर नारा लगा या इकोनॉमी चला लो, मुल्क चला लो, या फिर नैब को रख लें। ये उस वक्त चला था कि या तो फिर एहतसाब कर लें या फिर आप मुल्क चला लें, ये भी नारा लगा था। और फिर यही फैसला हुआ कि नैब को रहने देते हैं, मुल्क चलाते हैं, और फिर रिजीम चेंज हुआ, और उसके बाद से लेके आज तक जो कंडीशन है वो हमारे सामने है। ये तो है चीनी की सिर्फ एक चीनी। बिजली की कीमत में मजीद जो कहा गया था कि काकड़ साहब ने फरमाया था कि जनाब बात करें आप IMF से, और उन्होंने न सिर्फ ये कि बिजली की कीमतें कम करने से भी इनकार, इवन उन्होंने कहा कि आपने किस्तें भी नहीं करनी, और किस्तों का भी इख्तियार आपके पास नहीं है। ये है हमारी सॉवरेन स्टेट। हमारी सॉवरेन स्टेट का हाल यह है कि हम अपने अवाम को बिजली के बिलों को किस्तों में भी तकसीम नहीं करने की इजाजत दे रहे। ये एक क्लर्क का काम होता है, जो ड्यूटी पर बैठा एक क्लर्क है वो ये काम कर सकता है, लेकिन हम IMF से पूछ रहे हैं और हमें इजाजत नहीं दे रही। उसके बाद अगला स्टेप जो है, बिजली मजीद 11 रुपए फी यूनिट महंगी की समरी आ चुकी है। बिजली 11 रुपए फी यूनिट की महंगी करने की समरी एक और आ चुकी है, और उस पर अमल दरामद होगा। उसके बाद एक और ले लें स्टेप, और वो है खाद। जो खादें हैं उनका हाल क्या है। खादें भी महंगी हो गई हैं, और सिर्फ यूरिया खाद जो कि हर फसल, हर सब्जी, हर फल की जरूरत है, यानी कि बागात में भी उसकी जरूरत है, सब्जियों में भी जरूरत है, और फसलें कोई भी फसल ले लें हर फसल में यूरिया खाद डाली जाती है। तो उसका रेट जो है वो बढ़ गया है। 50 किलो बोरी 400 रुपए तक महंगी हो गई है, 400 रुपए फी बोरी महंगी हो गई है, और 4200 रुपए तक पहुंच गई है। एक 50 किलो की बोरी 4200 रुपए की हो गई है, और ये हर जगह पे यही हाल है। फैसलाबाद में भी यही हाल है, लाहौर में है, हैदराबाद में, लाड़काना में, गुजरांवाला में, भावलनगर में, भावलपुर में, हर जगह ये रेट बढ़ चुका है। तो इस वक्त असल में हकीकत में क्या है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है। हुकूमत की रेट, रियासत की रेट वो खत्म हो चुकी है। किसी किसी का कोई खौफ नहीं रहा, और लोग अब अपनी मदद आपके तहत और आजाद होते जा रहे हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम, खा वो कारोबारी हैं खा वो गैर कारोबारी हैं, वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कीमत का तयन कर रहे हैं। ये वर्स्ट कंडीशन है इस वक्त पाकिस्तान में। जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म होना ये खतरनाक काम है। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब 2 दफा वजीर आला, 1 दफा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, 2 दफा स्पीकर रह चुके, 70 साल से उनकी ज्यादा उम्र, अलील हैं, बीमार हैं। हम क्या कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं एक दहशतगर्द की तरह, और उनको सादा कपड़ों में मुंह छुपाए लोग उनको उठा रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के बरक्स। और कल जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया जस्टिस अमजद रफीक साहब ने, उन्होंने सेशन जज को जब ये कहा कि वो जाके एज बैलफ चौधरी परवेज इलाही को अटक जेल से बरामद करें, और बरामद करके अदालत में पेश करें, क्योंकि उन्होंने IG इस्लामाबाद के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी, और IG लाहौर के खिलाफ उनको नोटिस जारी कर दिया, और ये सारी रिपोर्ट मंगवाई, और उन्होंने जो ऑर्डर लिखा है वो ऑर्डर पढ़ने के काबिल है। वाकईतन हम जो है पूरी दुनिया में एक मुहज्जब कौम तो दूर की बात है, हम एक गैर मुहज्जब कौम से भी आगे निकल चुके हैं। और जब आइन को अपना माना जाए, रूल ऑफ लॉ को ना माना जाए, सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के फैसलों को ना माना जाए, तो फिर यही कुछ होता है। और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से चौधरी परवेज इलाही को उठाया गया। कल उन्होंने ऑर्डर किया, हाई कोर्ट ने शोकाज नोटिस भी जारी किया, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की, और उन्होंने कहा कि जनाब सेशन जज ओकाड़ा से कहा, अटक से कहा कि आप जाएं और जाके उनको बरामद करें। तो चौधरी परवेज इलाही साहब की तबीयत खराब हुई,
ان کو اٹک سے پمس اسلام آباد لایا گیا اور اس کے بعد سے اب تک چودھری پرویز الہی صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں، کیونکہ اگر ان کو دوبارہ اٹک جیل میں بھیجا جاتا تو وہ ایک ثبوت تھا، اور بیل آف سیشن جج صاحب جاتے ایز بیل آف ہائی کورٹ، وہ ان کو برآمد کرتے اور برآمد کر کے جب پیش کرتے تو یہ سزا ان سب کو ہونی تھی، لہذا وہاں سے چودھری پرویز الہی صاحب کو غائب کر دیا گیا اور اب وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ کہاں ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کل کو کہا جائے کہ جیل نے رہا کر دیا تھا، جیسے عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو تو ہم نے رہا کر دیا تھا، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تمام ادارے انکاری ہیں۔ جبکہ سر لطیف کھوسہ صاحب نے ایک خبر دی ہے کہ عمران ریاض صاحب الحمدللہ خیریت سے ہیں، لیکن ان کی ملاقات ان کے والدین سے نہیں کروائی جا رہی، ان سے بچوں سے نہیں کروائی جا رہی، ان کی اہلیہ سے نہیں کروائی جا رہی، تو یہ ایک اور المیہ ہے۔ تو یہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کا، پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ علیل ہوتے تھے اور وہ دستیاب نہیں ہوتے تھے، وہ کیس ڈیلے کرتے تھے۔ کل یہ ہوا کہ جو سیکرٹ ایکٹ کے جو جج ہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی کیس ان کے پاس ہے اور عمران خان صاحب کا بھی کیس ان کے پاس ہے، کل وہ بیمار ہو گئے اور ان کی عدالت سے پتہ چلا وکلا کو کہ جناب وہ ایک ہفتے کے لیے بیمار ہیں۔ مطلب یہ تھا ان کی درخواست ضمانت تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی، عمران خان صاحب کی، اور وہ نہ سنی جائیں، اور پھر وہ درخواستیں نہیں سنی گئی اور وہ 7 ستمبر تک مؤخر کر دی گئی۔ اسی طریقے سے بشرا بی بی کو بھی ان کی ویڈیوز بنانے کی کوشش کی گئی کہ کسی بھی طریقے سے ان کو انگیج کیا جائے۔ جب عمران خان صاحب کو کھانے کی بات ہوئی تو انہیں کہا گیا کہ جناب آپ پیسے ویسے دے دیں تو ہم اس کا بندوبست کر دیں گے پرائیویٹلی، اور مقصد یہ تھا کہ ان کی ویڈیو بنائی جائے گی، ویڈیو بنا کے کہا جائے گا یہ دیکھیں یہ رشوت دیتے ہیں، اور ان پہ ایک کیس کروایا جانا مقصود تھا کہ یہ جیل کے عملے کو رشوت دے رہے ہیں۔ لہٰذا ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ٹریپ ہے، اور انہوں نے کہا کہ سرکاری خزانے میں باقاعدہ طور پہ پیسے دیے جائیں گے، انڈیویجولی یا پرائیویٹلی یہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ آپ نے عمران خان صاحب کو جو ان کی قانونی اور لیگل اسسٹنٹ ہے اور جو سہولت ہے وہ دے سکتے ہیں تو دے دیں، ورنہ رہنے دیں۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کو پھنسانا مقصود تھا کہ ویڈیو بنائی جائے گی اور اس کے بعد شور و غوغا کیا جائے گا۔ شوگر مافیا چینی جو ہے اربوں روپے کا، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز پہ الزام لگا رہی ہے، مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے سے کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ نوید قمر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے کہا تھا مسلم لیگ نواز نے، شہباز شریف صاحب نے، تو ہم نے اجازت دے دی چینی باہر بھیجنے کی، ایکسپورٹ کرنے کی یہ شوگر مل مالکان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سمگلنگ ہے وہ تو رانا صاحب کروا رہے تھے۔ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز آمنے سامنے ہیں، اور اب یہ چینی کی سمگلنگ، اور چینی کے اونرز کون ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، استحکام پاکستان پارٹی، اور ادھر سے پرویز خٹک صاحب کی جماعت۔ ان ساری جماعتوں کے جو ہیں وہ شوگر مل مالکان ہیں۔ میجورٹی جو ہے 90% شوگر جو مل مالکان ہیں وہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، سیاسی خاندان ہیں، جو کہ اور خسرو بختیار صاحب بھی تھے پی ٹی آئی میں، اور اس وقت بھی جب عمران خان صاحب نے ایک وہ پوری کی پوری رپورٹ تیار کی گئی شوگر مافیا کے خلاف، تو اس وقت کہا گیا کہ یہ تو پاکستان میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تو چینی کا مسئلہ ہی بن جائے گا۔ اور اس وقت بھی لوگوں کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی، گرفتاریوں کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن پھر کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، بلکہ وہ پوری کی پوری فائل دبا دی گئی، اور اس میں سے 3 گروپ برآمد ہوا، علیم گروپ برآمد ہوا، چھینا گروپ برآمد ہوا، اور ساری حکومت کو ہی ڈی سٹیبل کر دیا گیا۔ تو اب اگر آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے اور دوبارہ سے ایک احتساب کرنا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ان لوگوں سے احتساب شروع کیا جائے جن لوگوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس سارے ٹولے کو مسلط کیا اور ایک اچھی بھری چلتی حکومت کو گھر بھیجا، اور اس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں اور ابھی بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن جناب، صورتحال بالکل اچھی نہیں ہے، حالات بالکل اچھے نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صورتحال کنٹرول میں ہے تو وہ بیوقوف ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ بھی بیوقوف ہے۔ زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں، اور جب تک رول آف لا
اور نظام انصاف صحیح نہیں ہوگا، آئین کو سپریم نہیں مانا جائے گا، کوئی بہتری نہیں آنے والی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔